हेलो एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी की 6th क्लास की जियोग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। लेकिन पढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड वीडियो पर लाइक भी कीजिए। तो हम अब अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के पहले चैप्टर में यानी 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ ही है हमारे सोलर सिस्टम में एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है। ह्यूमन बींग्स अर्थ पर रहते हैं क्योंकि अर्थ के पास लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर भी प्रेजेंट है। इसी वजह से अर्थ पर जीवन संभव है। अर्थ है हमारी वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है। यहाँ पर एनवायरनमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट्स ये मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जिस पर हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, चलते फिरते हैं, उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। और हमारा जो गैसियस लेयर वाला सराउंडिंग सिस्टम है अर्थ के चारों ओर, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ से घेरे हुए है। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बाकी सारी गैसेस हैं। और जो हमारा तीसरा मेजर कंपोनेंट है वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में वो सारे अर्थ के फॉर्म्स हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लेशियर्स हो गए, रिवर्स वगैरह हो गए, सीज हो गए, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। अब सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है हमारी अर्थ पर जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, जो ये चारों शब्द हैं, इनकी ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज की कुछ वर्ड से हुई है। जैसे लिथोस्फीयर की ओरिजिन लिथोस से हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज की लिथोस से लिथोस्फीयर की ओरिजिन हुई है, जिसका मतलब होता है स्टोन। और एटमॉस्फेयर का एटमोस शब्द जो ग्रीक वर्ड का है, ग्रीक लैंग्वेज का है, उसका मतलब होता है वेपर, जिससे एटमॉस्फेयर की ओरिजिन हुई है। और ह्यूडोर का मतलब होता है वाटर, जिससे हाइड्रोस्फीयर की ओरिजिन हुई है। एंड लास्ट इज बायोस, मतलब लाइफ। तो बायो से बायोस्फीयर बना है हमारा। अब आगे चलते हैं। अब हम लिथोस्फीयर पढ़ने वाले हैं। लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, यानी धरती जिस पर हम लोग रहते हैं। लिथोस्फीयर के अंदर रॉक्स आ जाती हैं, अर्थ की क्रस्ट आ जाती है और अर्थ के ऊपर की थिन लेयर आ जाती है सॉइल वाली। अर्थ की सॉइल की अपर लेयर जो सारे न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट और ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है, इन सब को मिला के लिथोस्फीयर बनता है। तो अर्थ की जो लिथोस्फीयर है उसके 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। द फर्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स एंड सेकेंड इज ओशन बेसन्स। जो कॉन्टिनेंट होते हैं ये लार्ज लैंड मासेस हैं, जैसे कि हमारे जो कंट्रीज वगैरह हो गई, ये सारी कॉन्टिनेंट्स पर ही हैं। और सेकेंड इज ओशियन बेसिन्स। जो सारे ओशियन हैं हमारी अर्थ में जितने भी ओशियन हैं, उनके नीचे का जो लैंड मास है उसको हम ओशियन बेसिन्स कहते हैं। यानी ओशंस का जो पानी है उसके नीचे की वाली जमीन ओशन बेसिन्स होता है। सारे ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे जो ओशियंस हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल रहता है वो हमेशा सेम रहता है। इसलिए हम सी को 0 लेते हैं
और किसी भी अर्थ के ऊपर स्थित किसी भी चीज की हाइट को सी लेवल से ही नापा जाता है। ये इसमें देखिए, इसमें सारे ओशन दिए गए हुए हैं। पैसिफिक ओशन, उसके बाद ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर इस साइड इंडियन ओशन है, नीचे सदर्न ओशन है, और ऊपर आर्कटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। ये सारे ओशियन है और ये सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि हम देखें पैसिफिक ओशन ये नीचे सदर्न ओशन से कनेक्टेड है, सदर्न ओशन अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, और ये ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है। तो ये सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो हमारा सी लेवल है वो एक सा रहता है, और वो किसी भी एलिवेटेड ऑब्जेक्ट की हाइट को नापने में काम आता है। सी लेवल को हम 0 लेकर चलते हैं। जो हमारी अर्थ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर्स अब द सी लेवल। ये सी लेवल से इतना ऊंचाई पर स्थित है। और जो हमारी ग्रेटेस्ट डेप्थ है यानी गहराई है वो है 11,022 मीटर्स, जो मैरियाना ट्रेंच में है। मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में स्थित है। यहाँ पर डी यूनो में पढ़ते हैं। जो एडमंड हिलरी हैं ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, एंड इसमें आगे नाम लिखा है टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी। शेरपा ये इंडिया के रहने वाले थे। वर फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। तो हमारे जो एडमंड हिलरी हैं और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी अर्थ के हाईएस्ट माउंटेन पीक पर चढ़ाई की, और वो डेट थी 29 मई 1953 जब ये माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़े थे। जिनको टेबी जापान के रहने वाले हैं, ये रहने वाली थी, एक विमेन थी जो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन, जो पहली इंडियन वुमेन थी, बछेंद्री पाल, ये 23 में 1984 को माउंटेन पीक पर चढ़ने वाली थी, पहली भारतीय व महिला थी। अब हम अपने टॉपिक कॉन्टिनेंट्स पर आते हैं। तो वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये सारे वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं। ये कॉन्टिनेंट्स हैं, पहला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ पर। अब हम इनको एक बार पहले मैप में देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारा फिर से मैप आ गया। तो ये हमारे पहले 2 कॉन्टिनेंट हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और इसके नीचे ही साउथ अमेरिका है। ये कितने हो गए? 2 हैं। अब तीसरा हो गया हमारा यूरोप, तीसरा कॉन्टिनेंट। 4th कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये भी आसपास ही है। 5th कॉन्टिनेंट है एशिया, 6th है ऑस्ट्रेलिया एंड 7th है अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए हमारे, और ये सातों कॉन्टिनेंट वाटर बॉडीज की वजह से अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं। अब इसमें जो पहला कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सारे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। ये टोटल लैंड एरिया का 1/3 कवर किए हुए हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने बताया था, जो हमारा अर्थ है वो 4 हेमिस्फीयर में अलग अलग है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एशिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इसको कर्क रेखा भी हम बोल सकते हैं। तो एक कर्क रेखा इस कॉन्टिनेंट से पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स। और एशिया और यूरोप की बॉर्डर पर यूराल माउंटेन्स है। यूराल माउंटेन्स की वजह से ही एशिया और यूरोप अलग अलग हैं। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। जब एशिया और यूरोप के लैंड मास को कंबाइंड कर देते हैं तो उसको यूरेशिया कहते हैं। अब हम मैप पर थोड़ा सा फिर से आते हैं। ये हमारा एशिया है और ये हमारा यूरोप। ये यूराल माउंटेन से बीच के बीच, ये है यूराल माउंटेन्स। यहाँ पर यूराल माउंटेन्स एशिया के वेस्ट में है और ये एशिया से यूरोप को अलग करता है। ये हमारा एशिया हो गया। एशिया के बाद जो हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से काफ़ी छोटा कॉन्टिनेंट है और ये एशिया के वेस्ट में ही है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैप में ही दिखाया था कि यूराल माउंटेन्स एशिया के वेस्ट में है और यूराल माउंटेन्स के पीछे ही हमारे यूरोप है। तो एशिया के वेस्ट में यूरोप हो गया। आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। जो हमारा आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल यानी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। तो हमारी जो ये वाली लैटिट्यूड है वो यूरोप से निकलती है और यूरोप जो है, हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, वो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। हमारा यहाँ पे यूरोप हो गया। अब हमारा जो थर्ड कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। हमारे सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट जो है अभी भी है वो एशिया है। एशिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं वो अफ्रीका के बिल्कुल बीच से निकलती है, ऑलमोस्ट मिडल से निकलती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो ज़्यादातर एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे तीनों की तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास होती हैं। हम एक बार फिर से मैप पर आते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ये है हमारा अफ्रीका, ये हमारी इक्वेटर है जो इसके बिल्कुल बीच से पास हो रही है, ऑलमोस्ट रन्स थ्रू द मिडल। ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों की तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं और ये जो हमारी इक्वेटर है तो इक्वेटर से इस तरफ वाला ये एरिया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो अफ्रीका का जो ज़्यादातर एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है और इसमें ये सहारा डेजर्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में ही है और सहारा डेजर्ट के साथ साथ नाइल रिवर भी अफ्रीका में ही है। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सहारा डेजर्ट और नाइल रिवर ये दोनों अफ्रीका में है। सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जो अफ्रीका में है। ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से ओशंस और सी से घिरा हुआ है और वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल रिवर है, ये भी अफ्रीका में ही है। अब नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा है यानी थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका से एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है जिसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। इस्थमस का मतलब होता है एक पतला सा लैंड या छोटा सा लैंड एरिया जिसकी जो
दो मेजर कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है, उसको हम इस्थमस कहते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे हमारा ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ये वाला हो जाएगा साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर, ये वाला हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर और ये वाला साउथ वेस्ट। तो इसमें बोला है कि जो हमारा साउथ अमेरिका है, सॉरी जो नॉर्थ अमेरिका है वो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो मतलब हमारा यहाँ पर है, हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो इस वाले एरिया में लाई करता है, इस वाले हेमिस्फीयर में। थ्री ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट को थ्री ओशंस घेरे हुए हैं। अभी है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है जो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और ये साउथ अमेरिका। इसमें जो इस्थमस पनामा है, ये जो पतला सा छोटा सा लैंड का एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये इस्थमस ऑफ पनामा है। इसकी वजह से हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो बड़े कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने का काम करता है वो इस्थमस कहलाता है। अब नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इस्थमस, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, और यहाँ पर इस्थमस है स्ट्रेट। स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। जैसे इस्थमस है वो दो लैंड को जोड़ने का काम करता है, वैसे ही जो हमारी स्ट्रेट है STRAIT स्ट्रेट, स्ट्रेट दो बड़े ओशंस या सीज को जोड़ने का काम करने वाली छोटी सी पानी की नहर कहलाती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट, उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, PALK, पाक स्ट्रेट। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, हमारे यहाँ पर साउथ अमेरिका दिया भी हुआ है। साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ हो जाएगा। तो जो साउथ अमेरिका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसको दो समुद्र घेरे हुए हैं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से, ये वाला हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। तो एक समुद्र साउथ अमेरिका की इस तरफ है और एक समुद्र साउथ अमेरिका की इस तरफ है, ये दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एंडीज वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, जो एंडीज है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका में है, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है। साउथ अमेरिका में ही ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फैली हुई है, और साउथ अमेरिका में ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम है अमेजोन रिवर, ये भी साउथ अमेरिका में ही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने साउथ अफ्रीका पढ़ा था, सॉरी सिर्फ अफ्रीका, जो हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो ये थे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही नाइल रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही हमारा सहारा डेजर्ट है जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज है जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन रिवर, वो भी साउथ अमेरिका में ही है। अब हमारा जो फिफ्थ है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो पूरा ही साधारण हेमिस्फीयर में है। ये हर तरफ से सीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ही है कि एक तो ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और हर तरफ से सीज से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। खत्म है ये। अब उसके बाद आता है एंटार्क्टिका।
एंटार्क्टिका कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है और एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये ऑलमोस्ट साउथ पोल पर है, जो जिसकी वजह से जैसे पूरा साउथ पोल पर है, तो साउथ पोल जो है वो ठंडा रीजन है, जैसे वो फ्रिजिड जोन में आता है, तो बिल्कुल ठंडा रीजन है, जिसकी वजह से इस पर हमेशा बर्फ की मोटी शीट बिछी रहती है। ये हर टाइम बर्फ से ढका हुआ ही रहता है। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का जो है रहने की लायक यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ की स्थिति नहीं रही है। एंटार्क्टिका में ऐसी कंडीशंस ही नहीं है जहाँ पर इंसान रह सके, इसलिए यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन एंटार्क्टिका में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशंस खोले हुए हैं, जैसे इंडिया के ही रिसर्च स्टेशंस हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये एंटार्क्टिका में है। अब यहाँ तक हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए हैं। हमने कॉन्टिनेंट में ये पढ़ा कि ये लार्ज लैंड मासेस होते हैं और वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं, जो हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। हमने सबके बारे में पढ़ा बारी बारी। और अब हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वो सारी वाटर बॉडीज आती हैं जो अर्थ पर हैं। अब अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर 71% से ज़्यादा वाटर अर्थ पर है। अर्थ को पूरी तरह से कवर किए हुए है, केवल 29% भाग पर ही आइलैंड है, जिस पर हम रहते भी हैं। जंगल भी इसी लैंड पर हैं और इसी लैंड में पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं और काफ़ी सारे लैंड फॉर्म्स हैं। और बाकी 71% भाग पर पानी ही पानी है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में वाटर के वो सारे फॉर्म्स आ जाते हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट है, एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में अब क्या क्या आता है? रनिंग वाटर इन ओशंस, जो ओशियंस का पानी है वो, रिवर्स, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स पर जो आइस जमी हुई है वो भी वाटर का ही एक पार्ट है। अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर पानी है वो भी, एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जो वाटर वेपर्स हुई हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. हमारी अर्थ पर जो 71% वाटर है उसमें से लगभग 97% जो वाटर है वो समुद्रों में है और वो इतना सॉल्टी है कि वो ह्यूमन यूज़ के लिए है ही नहीं, उसको ह्यूमन यूज़ ही नहीं कर सकता। बाकी जो 3% वाटर है हम उसका ही उपयोग करते हैं। A large portion of the rest of the water is in form of ice sheets and glaciers or underground water, and a very small percentage is available as fresh water for humans. अब जो 97% में से 3% वाटर बचा उसका भी काफ़ी सारा वाटर ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर है यानी जो धरती के अंदर है, और इसके अलावा जो बचता है वो हम फिर यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर के रूप में। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. इसी वजह से हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट भी है, उसकी वजह उस हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, फिर भी हम पानी की कमी से परेशान हैं। उसका कारण यही है कि हम 97% जो वाटर है उसका फुल यूज़ नहीं कर सकते, और जो 3% हमारे पास है उसमें से भी हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। अब आता है ओशियंस, ये हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। अब हम इसको पढ़ेंगे। ओशियंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का सबसे मेजर पार्ट है ओशियंस। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सारे ओशियंस इंटरकनेक्टेड हैं। ओशियन वाटर्स जो हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी एक जगह पर रुकते नहीं हैं।
ओशियन वाटर्स में 3 मूवमेंट्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहली है वेव्स, एक वाटर मूवमेंट है वेव्स, एंड द टाइड्स, एंड थर्ड वन इज ओशियन करेंट्स। ये तीनों वाटर मूवमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। हमारे जो अर्थ है यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर में 5 मेजर ओशंस हैं। पहली है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये सारी ऑर्डर में दी हुई हैं। अटलांटिक ओशन सबसे पहला है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, उससे छोटा है अटलांटिक, उससे छोटा है इंडियन ओशन, और उसके बाद द सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है। अब पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशियन है। ये लगभग अर्थ के 1/3 पार्ट पर है। इसी पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का। मैरियाना ट्रेंच अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है जो पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, मतलब पूरा सर्कुलर है नहीं, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। तो हमारी जो पैसिफिक ओशन है, मान लीजिए हमारा पैसिफिक ओशन है और इसमें पानी भरा हुआ है, ये हमारा ओशन हो गया। तो जो हमारा पैसिफिक ओशन है ये हर तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ नीचे है साउथ अमेरिका, और इसके बाद यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। अब द अटलांटिक ओशन, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है और ये एक एस के शेप में है, यानी जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट का एस होता है, ST वाला, ये लगभग एस का रूप लिए हुए है। और इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और इसके ईस्ट में है यूरोप एंड अफ्रीका। हम इसको एक बार बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि पहले लगभग ये ऐसा ही बोला है इन्होंने कि हमारा पैसिफिक ओशन है, सॉरी ये अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन के ये कह रहे हैं वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका, यानी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर है साउथ अमेरिका, और इसके ईस्ट में यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर अफ्रीका है। तो ये इस तरीके से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। The coastline of ocean is highly indented. Irregular and indented coastline provide ideal location for natural harbors. इसकी जो कोस्ट लाइन है, यानी जो किनारा है, वो हाईली इंडेंटेड है। ये हाईली इंडेंटेड है और इरेगुलर भी है, जिसकी वजह से ये नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए बहुत आइडियल लोकेशन है। यहाँ पर शिप्स आसानी से आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये व्यापार के लिए बहुत ही सही जगह है, बहुत ही सही ओशियन है। ये बिजिएस्ट ओशियन है, सब ओशियन में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन यही है। अब थर्ड वन इज इंडियन ओशियन। जो इंडियन ओशियन है ये एक इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा है। इंडियन ओशियन का नाम इंडिया कंट्री पर रखा हुआ है, जो हमारी ही कंट्री है। इंडियन ओशियन का नाम हमारी कंट्री इंडिया के नाम पर रखा है, उसी वजह से इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा। इसका शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। इसके नॉर्थ में एशिया कॉन्टिनेंट है और वेस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यानी यदि हम देखें तो यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसके बीच में ये यहाँ पर
इंडियन ओशियन है जो ट्रायंगुलर इन शेप है। सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extend toward 60 degree of south latitude। तो जो हमारा सदर्न ओशन है ये कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका को घेरता है और 60 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, सॉरी, एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक है। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड नॉर्थ पोल। ये आर्कटिक सर्कल के आसपास है और नॉर्थ पोल के घिरे हुए है पूरा। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बियरिंग स्ट्रेट। ये यहाँ पर स्ट्रेट आ गई। स्ट्रेट मैंने बताया था पानी की पतली सी नहर जो बड़ी ओशियन, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करता है। तो जो हमारी बियरिंग स्ट्रेट है वो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम करती है।